तो इंडिया इज, सब लोगों ने हेडिंग डाल लिए, कॉपी में हेडिंग डाल लो, बीच में कुछ चीज जरूरत पड़ेगी तो लिखना होगा, ठीक है। अभी अभी हमने देखा किस तरह से मैप में इंडिया का लोकेशन पूरा है। अब हम इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इंडिया वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का, करेक्ट। हड़प्पा का नाम सबने सुना होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन हियर, ठीक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50 सालों में हमारी कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस किया है, और हर फील्ड में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, इंडस्ट्री में किया है, टेक्नोलॉजी में किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किया है गया है, ठीक है। हर चीज में हमारे इंडिया आगे चल रहा है। लोकेशन इंडिया की क्या है? इंडिया एक बड़ा कंट्री है, ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। लिखो लोकेशन और पहला पॉइंट डालो, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां से कहां बोलोगे? ये वाला जो हेमिस्फीयर होता है जो जीरो के ऊपर है वो नॉर्दर्न है। इसमें जीरो पे है क्या इंडिया? देख के बताओ इंडिया कहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 30 पे आ गया, इंडिया मिल गया क्या? अरे यहाँ ऊपर वाला देखो, ये टिप जहाँ पे मैं हाईलाइटर रख रही हूँ, नो मैम। 60 पे भी नहीं मिला। कहाँ मिलेगा? मैम 68 पर जाकर के मिलेगा, ये देखो। तो 68 पर, ऊपर जो है 68 पे इंडिया मिला। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट की तरफ, करेक्ट, क्योंकि वेस्ट में तो नॉर्थ अमेरिका पड़ता है हमारे। तो इंडिया 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ है कि नहीं? अरे ये 0 डिग्री है ना बीच वाली, इससे इंडिया आगे की तरफ है, ईस्ट की तरफ है ना। तो ईस्ट की तरफ 0 डिग्री से जब आप 68 डिग्री और 7 मिनट चले जाओगे, समझ आ गया कनिष्का मिनट का कॉन्सेप्ट? कनिष्का ने क्वेश्चन पूछा था ना कि मिनट्स में क्यों काउंट करते हैं, तुम लोगों को भी समझ में आ गया ना क्यों काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब आप 68 डिग्री, 1 डिग्री आई थिंक शायद 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है शायद, ठीक है। मैं आई एम नॉट श्योर अभी, बट 1 मिनट, हाँ सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट होता है, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स पे इंडिया को मिलता है इंडियन ओशन, और 97 इंडिया मिलता है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया चलता है। यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो लोकेशन है ईस्ट टू वेस्ट इंडिया की, ईस्ट की तरफ वो है 68 डिग्री से 97, ठीक है। अभी ये तो हो गया इधर से इधर की तरफ। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में इंडिया मिल जाता है इक्वेटर पे, ठीक है। और यहाँ से 8 डिग्री से पूरा ये ऊपर कश्मीर तक जाते जाते 37 डिग्री हो जाते हैं, समझ गए। तो इंडिया नॉर्थ में कितनी तरफ है? नॉर्थ में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और ईस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। लिख लो इसको। मैम लिख लिया। लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अभी इंडिया, मैंने 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बनाया था, लेकिन केवल 0 डिग्री वाले से हमारा काम नहीं चल पाता है बेटा। 0 डिग्री के अलावा हमें 2 लाइन की और जरूरत पड़ती है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 0 डिग्री के अलावा हमने 23 डिग्री पे 23 डिग्री हाफ मिनट में एक और लाइन बना रखी है, उसका नाम क्या रखा है? 0 पे तो एक लाइन बनाई रखी है, 0 से भी 23 डिग्री हाफ मिनट ऊपर चले जाओ तो एक और लाइन ऐसी खींची हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट में ऐसे खींची हुई है हमने, ठीक है। तो वो लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही साउथ की तरफ भी हमने खींची हुई है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीचों बीच से जाती है, ठीक है, इंडिया के। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स पर है, वो इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऑलमोस्ट 2 में। क्यों? क्योंकि वो एकदम बीचों बीच से जाती है, एमपी से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, समझ पा रहे हो?
तो इंडिया, इसलिए हमारे अगर बोलेंगे कौन सा ट्रॉपिक इंडिया को दो हाफ में डिवाइड करता है, तो क्या इक्वेटर होगा? नो मैम। ट्रॉपिक ऑफ No, कैंसर ma'am. होगा। ये मत कह देना कि इक्वेटर इंडिया को दो हाफ में डिवाइड कर देता है। भाई इक्वेटर के ऊपर है इंडिया, वो भी 8 डिग्री ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है। यही रीजन है कि इंडिया में उतनी गर्मी नहीं होती। अगर इक्वेटर में होते तो क्या होते हैं हम लोग, अफ्रीका जितनी गर्मी होती है हमारे। Yes, ma'am. समझ गए? इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम लोग। और इंडिया तो इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर है, और ऊपर आते आते ऑलमोस्ट इंडिया का जो टॉप पॉइंट है यानी कश्मीर, वो तो 37 डिग्री ऊपर है इक्वेटर से। यही रीजन है कि कश्मीर में ठंडी पड़ती है, समझ गए? क्योंकि इक्वेटर से काफी ऊपर पड़ता है वो पार्ट। और यही रीजन है कि साउथ इंडिया में गर्मी पड़ती है, क्योंकि जितना इक्वेटर के करीब जाते जाओगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितना ऊपर चलते जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। यही रीजन है कि नॉर्थ से साउथ इंडिया में साउथ से नॉर्थ टेम्परेचर कम होता जाता है। केरला से और ऊपर जाओ कर्नाटका, फिर यूपी में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हिमाचल में और कम होता है, कश्मीर में और कम होता है, और उसके ऊपर रशिया पहुंच गए अगर जब जाओगे वहां जाकर, समझ गए? ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड टू द साउथ। अभी उसके अलावा इंडिया के अगल बगल में क्या है? 2 आइलैंड है कि नहीं? इंडिया के Yes. साउथ में, इंडिया का साउथ में आइलैंड पड़ता है। साउथ में ईस्ट की तरफ कौन सा आइलैंड पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। Andaman. साउथ में वेस्ट की तरफ कौन सा आइलैंड पड़ता है? Ma'am, Lakshadweep. लक्षद्वीप। ये भी लिख लो कि साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, साउथ वेस्ट में भी है लक्षद्वीप। ठीक है। अभी इंडिया के ईस्ट में एक बे पड़ती है, उसका बे का क्या नाम है? बे ऑफ बंगाल। करेक्ट। बंगाल। अभी इंडिया के वेस्ट में एक सी पड़ता है, उसका क्या नाम है? अरेबियन सी। अरेबियन सी। वो भी लिख लो, वो भी दिखा देती हूँ। ये जहाँ इंडियन ओशन लिखा है उसके इधर देखो, ये बगल में ये वाली जहाँ पे मैंने अभी ऐसे गोल गोल बना दिया, ये क्या है? येलो वाला हाइलाइटर, ये है अरेबियन सी। अरेबियन। और ये वाला जो अभी अभी बना रही हूँ, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। Bay of Bengal. ये वाला है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ वाला, ठीक है। तो ये है बे ऑफ बंगाल दूसरी तरफ, और पिछली वाली तरफ में है अरेबियन सी, ठीक है। समझ पा रहे हो? यस। ओके। तो ये तो इंडिया की पूरी लोकेशन हमें पता चल गई। लोकेशन पता कर लिया, तो अब इंडिया के उसके बारे में भी बात कर ले, थोड़ा साइज के बारे में भी। साइज भाई ऐसा है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, समझ गए? 3.28 टोटल है। अगर लिखना शुरू करो 32, 87, 268, इतने डिजिट है टोटल, लेकिन इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी लैंड है, देखो ये जहां जहां लैंड है वो तो दिख रहा है ना, नीला नीला पानी है, उसके अलावा जो है वो सब लैंड है, इतना रंग बिरंगा ऑरेंज ब्लू ये सब है कि नहीं? इतना जो पूरा लैंड है, उस लैंड उसका 2.4% लैंड इंडिया के पास है, समझ गए? यानी इंडिया कोई बहुत बड़ा नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है तो इंडिया में 2.4% लैंड है पूरे वर्ल्ड के लैंड का, समझ गए? तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100 है तो इंडिया में है 2.4 100 का, समझ पा रहे हो? तो इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल लैंड। शाश्वत समझ पा रहे हो? रो तो नहीं रहे हो? इतना टफ कैसे पढ़ो, बहुत इजी है, ठीक है। आगे अभी फिगर से ये क्लियर है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, समझ गए? हमारे पास एरिया भले ही 2.4% हो, लेकिन हाँ बहुत सारे तो ऐसे जिनके पास हमसे बहुत ही कम है। तो हम वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है, समझ गए? 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, यानी इंडिया का ऐसा जो फिगर देखा है वो भारत माता वाला है, ऐसा नीचे से ऐसा और फिर ऐसे हाथ खुले हुए ऐसा सर वाला। तुम अगर एक कॉर्नर से चलना शुरू करोगे उसके, ऐसे जैसे हम पेपर में ड्रॉ करेंगे ना उस डायग्राम को, इंडिया के मैप को जैसे पेपर में ड्रॉ करोगे ना, समझो तुम चल रहे हो, तो चलते चलते कितना काउंट कर लोगे? 15,200 किलोमीटर।
यानी अगर तुम चल के बनाने की कोशिश करोगे इंडिया के मैप को, कि मैं इंडिया का मैप कॉपी पे नहीं बनाऊंगा, चल के जमीन पे बनाऊंगा, तो चल के जमीन पे अगर इंडिया के मैप बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? अरे बताते क्यों नहीं हो? 15,200 करेक्ट, समझ गए? तो अगर कोई तुमसे बोलेगा कि तुम चल के इंडिया के चल के इंडिया का मैप बना सकते हो क्या, तो बोलो हाँ, एक जिंदगी लग जाएगी लेकिन चल तो दूंगा ही। 15,200 किलोमीटर चल तो पाओगे ही, ठीक है, ट्रेन की स्पीड से नहीं, बैलगाड़ी की स्पीड से भी चलोगे, दौड़ते दौड़ते भी अगर चलोगे तब भी कुछ सालों में इंडिया का मैप बना लोगे दौड़ दौड़ के, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर में इंडिया का मैप बन जाएगा, यानी इतनी टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है। अभी किसी का मन आएगा कि मेरे को लैंड बाउंड्री पे नहीं जाना है, अभी लैंड बाउंड्री के अलावा मुझे कोस्टल एरिया भी कवर करना है, तो कोस्टल एरिया कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516 कोस्ट लाइन है इंडिया का, यानी इतना कोस्टल। गोवा के बीच पे दौड़ना शुरू करोगे, दौड़ूंगा गोवा के बीच पे, और फिर दौड़ते दौड़ते पहुंच जाओगे कहाँ के बीच पर? बोलोगे कैलकाटा जाऊंगा। यहाँ से शुरू करूंगा गुजरात से, फिर दौड़ते दौड़ते पूरा कैलकाटा तो दौड़ के जाऊंगा, कितना पहुंच जाओगे? 7,516, यानी इंडिया का इतना कोस्ट लाइन है, और उसमें अंडमान एंड निकोबार का भी लैंड इंक्लूडेड है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, समझ गए? तो कोस्टल लैंड इंडिया का है 7,516 किलोमीटर, लैंड बाउंड्री इंडिया का है 1,500 किलोमीटर। चलो भाई ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया के नॉर्थ में बताओ कौन सा माउंटेन है? हिमालयन रेंज। तो हिमालय कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। हिमालय का जो माउंटेन कई टाइप के होते हैं, ये पहली बार तो नहीं सुन रहे हो सकता है सुन रहे हो, ये माउंटेन पहले भी नाम पहले किए थे ना, डिटेल में मत जानो, बस इतना समझ लो कि माउंटेन कई मैम टाइप के होते हैं। 7th में किया था ये हाँ, चैप्टर। लेकिन अब तो भूल गए। यंग और एक ओल्ड टाइप के माउंटेन्स होते हैं। करेक्ट। तो नॉर्मली जो माउंटेन होते हैं वो होते हैं फोल्ड माउंटेन। तो इंडिया फोल्ड टाइप का माउंटेन, सॉरी, जो हिमालय है वो फोल्ड टाइप का माउंटेन है, समझ गए? और इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, तो इंडिया इज बाउंडेड बाय फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ओके, अब आगे आगे हम क्या करने वाले हैं? लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट द लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड। हमने ये सब कर लिया है, ओके ओके। अच्छा, इतने के बाद अब मुझे ये बताओ कि इंडिया में जो अभी मैंने तुम लोगों को टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था कि 0 डिग्री से हम जितना आगे चलते जाते हैं 1 डिग्री में उतना मिनट चलते जाते हैं, समझ गए? अभी बोलोगे मैम इंडिया तो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है, तो 68 डिग्री में गुजरात है, 97 डिग्री में अरुणाचल है, तो गुजरात और अरुणाचल के बीच में भी तो टाइम डिफरेंस आता होगा ना? यस मैम, 2 आवर्स का। करेक्ट, ये बात सही है। तो गुजरात और अरुणाचल के बीच में भी 2 घंटे का टाइम गैप है, क्योंकि गुजरात जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ पड़ता है, ईस्ट की तरफ है कि नहीं? तो गुजरात में जो अगर 6 बजा होता है तो अरुणाचल प्रदेश में उसी समय 8 बजे होते हैं, समझ गए? और इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम तो पूरे इंडिया में एक ही टाइम रखेंगे। क्या एक कंट्री में 2 घड़ी होनी चाहिए? वैसे तो रशिया में 7 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही घड़ी है। तो हमने उस एक घड़ी को कहाँ चूज किया है? हमें बोला कि अगर गुजरात की घड़ी के साथ सेट करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में तो 8 बजा होगा, और गुजरात में 8 बजाना पड़ेगा, यानी शाम भी नहीं हुई होगी और गुजरात की घड़ी में 8 बज रहा होगा, ठीक है। तो ये सोचा कि अरुणाचल के टाइम के हिसाब से हम टाइम को सेट नहीं करेंगे, बीच की कोई जगह ले लेते हैं। तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स वाली जो लॉन्गिट्यूड थी वहां पे पड़ता है मिर्जापुर। टीवी सीरीज है एक मिर्जापुर, कभी मत देखना, निहायत गंदी। तो मिर्जापुर जो जगह है, उस जगह पे जो टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से हमने पूरे कंट्री की घड़ी सेट कर दी, समझ गए? अब अरुणाचल प्रदेश वाले का टाइम भी मिर्जापुर के टाइम पे चलता है, और गुजरात का टाइम भी मिर्जापुर के टाइम पे चलता है, क्योंकि वो एकदम बीच में पड़ती है, समझ पा रहे हो? तो यही रीजन है कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स वाली जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इंडिया से पास होती है, उसको हमने इंडिया की टाइमलाइन ले रखा है, समझ पा रहे हो? यस। क्यों ले रखा है? रीजन भी समझ गए होगे, क्योंकि दोनों ही जगह में टाइम लैग होता है। गुजरात में जितना टाइम हुआ होता है उतना टाइम अरुणाचल में उसके 2 घंटे ज्यादा हुआ होता है, तो हमने बीच की जगह ले ली 82 डिग्री 38 मिनट वाली। अभी पूछेंगे वाई, बता दोगे?
ये देखो वाई वाला क्वेश्चन है फाइंड आउट में, कर लोगे Yes, ma'am. पक्का ना सब लोग? साइलेंस नहीं चल रहा है तो ये तो नहीं कर रहे हो कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो तुम लोगों का दिमाग बंद है, कर ले रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके अभी इंडिया बताओ, इंडिया के जो ईस्ट में पड़ता है वो है ईस्ट एशिया, और इंडिया के वेस्ट में जो पड़ता है उसका क्या नाम है? West Asia. वेस्ट एशिया। तो इंडिया एक इंडियन लैंडमास जो है वो सेंटर में पड़ता है एकदम वेस्ट और ईस्ट एशिया के, ठीक है? चलो भाई ठीक है। ओके नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज, ठीक है? किसी भी कंट्री की इंडियन ओशियन में इतनी बड़ी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। सबसे बड़ी इंडियन कोस्ट लाइन है वो इंडिया की ही है, ठीक है? अब हमें क्या देखना है, ये है मैप। मैप में दिखाया जा रहा है वर्ल्ड की कंट्रीज, सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है बताओ? Russia. रशिया, कनाडा, कनाडा, फिर यूएसए, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट है और सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है रशिया के पास। वेरी गुड। उसके नीचे ये देखो अभी सब कुछ इसमें दिख रहा है। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये है 68 डिग्री, करेक्ट? गुजरात मैंने बताया था। ये है 97 डिग्री। हम जब 0 से चले और 68 तक आए तो 68 के बाद 8 डिग्री में 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट जोड़ते जोड़ते यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, जब तक वहां पे 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए। यानी अरुणाचल प्रदेश में जब 8 बज रहा था उस वक्त गुजरात में तो 6 ही बज रहा था सेम टाइम पर, है कि नहीं? क्योंकि गुजरात थोड़ा आगे, मतलब अरुणाचल थोड़ा आगे है, इसीलिए हमने ये वाली जो बीच में डॉटेड लाइन है ना, ये वाली ये जो जहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ, ये 82 डिग्री 30 मिनट वाली, इसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया है और इसके टाइम के हिसाब से पूरी घड़ी के टाइम को सेट कर दिया है। समझ गए हो? ओके 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 ठीक है, चलो भाई। मैम इसको क्यों लिया है मैम स्टैंडर्ड मेरिडियन? मैम मतलब अच्छा ओके भाई मैम समझ में आ जब गया। 0 डिग्री पे 0 बज रहा था मैम वो और मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने सोचा कि वो 23 डिग्री 30 मिनट्स को क्यों नहीं लिया, फिर याद आ गया मैम वो लैटिट्यूड है। टाइम लाइन तो लैटिट्यूड से डिफाइन होगी ना बेटा, इक्वेटर से कब से होने लगी? मैम वो गलती से मैंने सोचा। इक्वेटर से लोकेशन पता चलती है और लॉन्गिट्यूड से टाइम, है कि नहीं? फिर दोनों से मिल जाते हैं टाइम एंड लोकेशन और हम पहुंच जाते हैं। चलो ठीक है आगे। और देखो अभी अगर कोई पूछेगा कि इंडिया ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबा है तो कितना है? 2933। यानी इंडिया के एक लोकेशन, इंडिया के एकदम गुजरात से एक्सटेंड से और एकदम अरुणाचल तक, यहाँ पे इंडिया ईस्ट टू वेस्ट अगर वेस्ट टू ईस्ट अगर निकल जाओगे पूरी लाइन को कवर करने के लिए, तो पूरी इंडिया का एक्सटेंट 2933 किलोमीटर है। उतनी देर में पहुंच जाओगे अरुणाचल और इंडिया खत्म हो जाएगा। अगर नॉर्थ से साउथ चलने निकलोगे तो कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर से चलना शुरू करोगे और जब तक तुम केरल के एंड पॉइंट पे पहुंचोगे तब तक 3214 किलोमीटर हो चुके होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ ले रहे हो सब चीज। अभी इंडिया में ढेर सारे एयर रूट हैं और ढेर सारे वाटर रूट हैं। इससे इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं? श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे चाइना से, फिर लैंड रूट में भी, फिर वाटर रूट से, फिर सुएज कैनाल से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो इन सारी कंट्रीज, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, तो इन सारी कंट्रीज से जो हमारा है वो बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये सारी जो लाइंस है वो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन है ब्लू वाली, ये वाली लाइन है, यहाँ से मैक्सिमम इंडिया का ट्रेड जो है वो इधर सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप से ऐसे होता है, फिर अरेबियन सी से ये साउथ ईस्ट एशिया में जापान वापान जाता है सामान। तो ये सारे हमारे ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना डिटेल में कभी नहीं आएगा लेकिन मैं दिमाग में रखने वाली चीज है। ठीक है, एक बार लाइन देख लेना कहाँ से कहाँ है। ओके, अब बात कर लेते हैं। इंडिया कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। इंडिया का जो लैंड रूट था वो बहुत पुराने जमाने से होते चलते चले आ रहा है। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज से लैंड के थ्रू कॉन्टेक्ट किया हुआ था ना। पहले पर्शियंस आते थे, उसके पहले और भी तरह के ट्राइब्स लोग आते थे, नहीं? कभी ना कभी नाम सुना होगा, मंगोल्स, हून, जितने सारे इन्वेजन हुए हैं। तो इंडिया का जो लैंड रूट था वो बहुत सारे लोगों से बहुत सारा कॉन्टेक्ट था। ठीक है, और द रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब इंडिया का बाकी सब लोगों से कांटेक्ट होता रहा तो बहुत सारे आइडियाज आए, बहुत सारी कमोडिटीज आई। पोटैटो कौन लाया?
मैम यूएसए। यूएसए लाया पोटैटो। अरे अगर नहीं पता मैम तो बोलो। साउथ अमेरिकन। साउथ अमेरिकन लेके आए पोटैटो, बहुत मारेंगे तुमको। पोटैटो, टोमेटो, चिली, टोबैको, ये ओ वाले जितने सब पोर्तुगीज लेके आए इंडिया में। इंडिया उसके पहले वाले लोग आलू नहीं खाते होंगे शायद, जब पोर्तुगीज आए तो वो अपने साथ आलू लेके आए, समझ गए। तो ये पोटैटो, टोबैको, चिली, ये सब चीज हमें पोर्तुगीज ने दिया है, ठीक है। ओके, these roots have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The idea of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantras, इंडिया का जो न्यूमरल यानी जब जीरो दिया मेरे भारत ने, समझ गए ना, भारत ने तो इंडिया के न्यूमरल्स और इंडिया का डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो वर्ड तक कैसे पहुंची? अरे इन्हीं रूट्स के थ्रू। कोई लोग इनसे मिलने आए, हम लोगों से, उनके वहां से, फिर हमने उन्हें बता दिया, उन्होंने किसी और को बता दिया, और ऐसे करते करते इंडिया की नॉलेज, मेडिसिन की नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, हमने सब वर्ड को दिया है कि नहीं। आर्यभट्ट तो पता ही है। यस मैम। ठीक है, ओके। सो इसी तरह इंडिया का जो स्पाइसेस था पहले, जो कि केरल में आज भी टाइम होते हैं, स्पाइसेस जो कि खाने में पड़ते हैं, मसाले, अरे दालचीनी, गरम मसाला, बड़ी इलायची, सुना होगा ना, ये सब बहुत फेमस है इंडिया का। पेपर तो इतना फेमस है, ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड बोलते थे, क्या बोलते थे? गोल्ड, समझ गए। तो जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च, वो तो यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस थी इंडिया की, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अदर मर्चेंडाइज इंडिया से ले जाते थे, जैसे मसलिन है, एकदम फाइन कॉटन क्लोथ होता है मसलिन, ठीक है। इंडिया में सब लोग बहुत कॉटन पहनते हैं, वो भी यूरोप में बहुत फेमस था। तो इंडिया बहुत सारी चीजों में फेमस था, ठीक है। उसी तरह इंडिया का बहुत सारा सामान बाहर जगह जाता था, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बाकी कंट्रीज पे पड़ा। सिमिलरली जो ग्रीक यानी जो प्रेजेंट डे ग्रीस है, ठीक है, तो ग्रीक के जो स्कल्पचर है, यानी ग्रीक गॉड का नाम सुना होगा ना, ग्रीक गॉड, तो उनके उस तरह की पोर्ट्रेट जो है वो इंडिया के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो ग्रीक से या फिर मुगल से या वेस्ट एशिया से मिलती जुलती है कि नहीं। ताजमहल हमारा अपना थोड़ी ना है। ताजमहल में जो मिनारेट्स बनी हुई है वो पर्शियन स्टाइल पे बनी है कि नहीं। वो लोग ईरान में वैसे ही बनाते थे, तो कॉपी करके हमने भी बना दिया वैसे ही। तो इस तरह से सब चीजें, शाहजहां ने अपना थोड़ा ना ओरिजिनल निकाला ताजमहल। किसको लगता है कि शाहजहां ने खुद ही आर्किटेक्चर किया ताजमहल का? अरे कहीं से देख के तो बनवाया होगा ना। तो सिमिलरली लाल किला, रेड फोर्ट, ये सब क्या खुद के दिमाग से बनाया किसी ने? नहीं, कहीं और से देख के आया, यहाँ बनवा दिया। तो ये सारी जो स्टाइल्स हमने भी कहीं ना कहीं से ली है ना, वही बातें लिखी हुई है कि इंडिया में तो जो उन्होंने भारत कहाँ से लिया होगा? हमारा मैक्सिमम जो आर्किटेक्चर आज की डेट में हम देखते हैं या देखने जाते हैं, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो पंचमहल हो, चाहे वो हवा महल हो, चाहे वो लाल किला हो, है कि नहीं, चाहे वो ताजमहल हो, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मुगल्स की बनवाई हुई है, एवरीथिंग। कुछ चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स ने भी बनवाई हैं, जैसे चर्चेस वगैरह बनवाई हैं उन्होंने काफी सारी, है कि नहीं। सीपी बनवाया कनॉट प्लेस दिल्ली का। तो बहुत सारी चीजें हैं। पार्लियामेंट प्रेजेंट डे जो बनवाई है वो ब्रिटिशर्स ने बनवाई है। तो सब लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट किसने बनवाई होगी, पार्लियामेंट तो हमारी अपनी, नहीं, पार्लियामेंट ब्रिटिशर्स बना के गए थे, हम उनकी पार्लियामेंट में आज भी बैठते हैं, समझ गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं वो मुगल्स के टाइम की बनी हुई है। और जो मुगल्स हैं वो इंडिया में तो रहते नहीं थे, वो तो इंडिया के सेटल हुए थे ना, तो वो आए थे वेस्ट एशिया से, यानी पर्सिया, ईरान, जो प्रेजेंट डे ईरान वाला इलाका है, उस तरफ से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ की जितनी भी मॉन्यूमेंट्स है वो मोस्टली डोम के शेप में, ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे ऊपर बहुत बड़ा सा गोल रखा होता है सब चीज के ऊपर, वो पर्शियन स्टाइल है। तो बहुत सारी चीजें हमने उनसे इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमने ग्रीक से भी ली है, स्पेशली गॉड या जो स्कल्पचर वगैरह है ना ग्रीक वाले, उनसे लिया है। तो बहुत सारी चीजें हमने उनसे इन्फ्लुएंस करके यहाँ पे बनाई है, ये समझ लो, ठीक है। हमने नहीं बनाई, हमारे पिछले जो वो रह गए हैं, मुगल्स, शाहजहां, अकबर, ये सब लोग बना के गए हैं। अब हम लोग कुछ नहीं बनाते, हम लोग को पता चल गया है कुछ फायदा नहीं कुछ बनाने का। अब हम लोग यूट्यूब पे लगे रहते हैं, है कि नहीं। आर्किटेक्चर बनाएंगे तो सर्वाइव करेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा आगे के बच्चों को। तो हमने सब लोगों के ऊपर क्या हुआ है, एहसान क्या हुआ है, कुछ नया नहीं बनाओ, जो बना हुआ है बस वही बने रहने दो। तो अभी प्रिजर्वेशन का काम चलता है हर जगह। कोई नया मॉन्यूमेंट, पुराने जमाने में इतना बल्कि मॉन्यूमेंट बनवाते थे, आजकल तो कोई बनाता नहीं। इंडिया का नेबर्स, इंडिया के नेबर सबको पता है। अच्छा बताओ, इंडिया की बाउंड्रीज कितनी कंट्रीज से मिलती है? ये देखो, गिनना शुरू करो यहाँ से। ये देखो छोटा सा बाउंड्री किससे मिल रहा है, ये अफगानिस्तान से। अरे छोटा वाला अफगानिस्तान। तो कोई ये समझेगा कि इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं मिलती है तो बहुत पिटेगा वो। अफगानिस्तान से भी मिलती है इंडिया की बाउंड्री, पाकिस्तान से भी पर वो तो डिस्प्यूटेड लैंड है। अरे तो मिलती तो है, डिस्प्यूटेड तो झगड़ा हो रहा तो तुम मानोगे नहीं, ये तो क्या बात होती है मैम। पर वहाँ तो मैम पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान में क्या होता है, वो तो अभी भी ऑक्यूपाइड है ना, पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया का नहीं है क्या वो?
मोदी जी पकड़ लेंगे, ले जाएंगे अपने साथ, ऐसी बात करते हुए। उसके बाद ये चाइना, ये भी हमारे से मिला हुआ है, ये नेपाल भी हमें मिला हुआ है, ये भूटान भी फ्री में मिला हुआ है, ये सब हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं ये सब लोग। अरे समझ पा रहे हो? फिर ऊपर से ये म्यांमार है, ये भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। गिन लो इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7, इतने तो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे साथ, है कि नहीं? यस मैम। अभी ये वाटर बाउंड्री वाले भी आगे 2-4 लोग, ये देखो ये श्रीलंका, ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ। उसके बाद में ये मालदीव है, ये भी हमारे साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है। यानी ये जो 2 आइलैंड स्टेट हैं वो हैं, तो टोटल नेबर लिख लोगे 7 + 2 9 कर लोगे कि नहीं? यस। तो ये सारे हमारे इंडिया के नेबर्स हो गए हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखे होंगे कहीं ना कहीं इंडिया के नेबर्स। चलो गिन लेते हैं। इंडिया के नेबर्स हैं श्रीलंका, मालदीव्स, कहाँ चले गए? लिखा तो होना चाहिए, दिख नहीं रहा मुझे। अरे दिख रहे हैं तुम लोग कहीं? और एक पेज छोड़ दिया क्या मैंने? हाँ ये है। तो इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है? ये सारे नेम यहाँ लिखे हुए हैं। फिर सदर्न नेबर में 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके नाम क्या है? मालदीव्स और श्रीलंका, ये भी लिखा हुआ है। तो इंडिया के सारे नेबर्स के नेम लिख लो फटाफट, और नेम के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी लिख लेना। ये बांग्लादेश, म्यांमार, ये कहाँ पड़ते हैं? ईस्ट में। ये नेपाल, भूटान पड़ते हैं नॉर्थ में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान पड़ते हैं नॉर्थ वेस्ट में। चाइना पड़ता है नॉर्थ में। लिख लोगे? हाँ, हमें कैसे पता चलता है कि अगर ये हमारी वाटर बाउंड्रीज कहाँ तक है? इंडिया की वाटर बाउंड्री मतलब कहाँ तक होगी? वरना ऐसे सारे मैम, अगर जैसे बोलते हैं लैंड बाउंड्री होती है मैम, वहाँ पे वाटर बाउंड्री भी तो कुछ होती होगी कि इसके बाद से इंडिया का वाटर बाउंड्री नहीं है। जहां पे आपकी लैंड खत्म होती है उस लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया कंट्री का माना जाता है। तो जहां पर आपकी लैंड खत्म हुई है, वहां जहां वाटर शुरू हो गया वही बाउंड्री है। पानी में थोड़ी ना। मैम फिर ऐसे तो सारी कंट्री हमारी नेबर बन जाएगी वाटर के थ्रू। अरे क्या बात कर दी तुमने? अरे कोई कंट्री पानी में बहुत दूर है, नेबर हो जाएगी क्या? अरे नेबर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली पास होना चाहिए ना उसको। लॉजिकल नहीं, नेबर मतलब ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, पड़ोस में होना चाहिए ना उसको। अगर वो पड़ोस में ही नहीं है तो नेबर हो जाएगा हमारा? अरे जो पड़ोस में होगा वही तो नेबर बनेगा। कैसी बात कर दी? अभी ये इंडिया से अफ्रीका उतनी दूर है, नेबर हो सकता है क्या? अरे नेबर वो है जहाँ 2-4-5 घंटे में पहुंच जाओ, 10 घंटे में पहुंच जाओ, है कि नहीं? अभी ये थोड़ी ना नेबर होता है जहाँ जाने में शिप को 50 दिन लग जाएंगे, वो नेबर है? नहीं नहीं, शिप 1 दिन में पहुंच जाएगा। ये तमिलनाडु से तो श्रीलंका दिखता है सामने, तो ऐसे होता है नेबर। रामेश्वरम से दिखता है श्रीलंका बेटा। तो यस मैम, मैं कन्याकुमारी गया था तो वहां से थोड़ा दिख रहा था। दिखता है वहां से। फेरी में बैठोगे 20-25 मिनट में श्रीलंका उतार देंगे वो तुमको। तो वो है हमारा नेबर, समझ गए? तो नेबर छोटे छोटे है हमारे। नेबर का मतलब समझ गए? नेबर तो है ही। और बाउंड्री की जो तुम बात कर रहे हो ना, तो जो लैंड जैसे हर एक कंट्री के पास में फिर पानी शुरू हो जाता है, तो जहां पर आपकी लैंड खत्म होती है उससे आगे अगर आप जाओगे तो 200 माइल गिनो, ठीक है? माइल्स। और उतने माइल तक का जो एरिया होता है वो उस कंट्री का माना जाता है। तो उतने माइल के बाद फ्री एरिया शुरू हो जाता है। तो उतने माइल के बाद कोई और कंट्री आ जाएगी तो आपका नेबर हो जाएगा। बाकी सब वाटर को हमने डिवाइड नहीं किया है। अगर हम पानी में डिवाइड कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पानी के थ्रू नेबर नहीं गिनने, नेबर गिनने लैंड के थ्रू, ठीक है? हो गया? लिख लो फटाफट इसको। आप जो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं जब इतना पढ़ लिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा नीचे पड़ता है, ठीक है? तो पहले का आंसर तो उड़ीसा हो गया। ईस्टर्न मोस्ट कितनी है लॉन्गिट्यूड इंडिया की? ईस्ट में कितना पड़ेगा? 97 डिग्री। वेस्ट में तो 68 पड़ता है। वेस्ट की तरफ से गिनना शुरू कर रहे हो ना, तो ईस्ट तो आगे वाला हुआ ना, इस डायरेक्शन वाला। तो म्यांमार वाली जो साइड यानी अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, वो है 97 डिग्री 25 मिनट, वो पड़ता है ईस्टर्न मोस्ट।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद नेपाल। 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 ठीक है। इफ यू हैव इंटेंट टू विजिट कावरती, लक्षद्वीप की कैपिटल है ये, ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, कहाँ जाना पड़ेगा? अल्लो आंसर ही दे दिया मैंने तो, लक्षद्वीप ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैपिटल है वो। ठीक है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, कौन सी कंट्री इसका शेयर नहीं? मैम तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान। ये ताज वाला नहीं है, ये हम ताज वाली टी जरूर पी रहे हैं, लेकिन ये ताजिकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कोई ये सोचेगा कि वहां ताज चाय बिकती है तो ये तुम्हारा कंट्री है, ना ना ऐसा नहीं। नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, अरेबियन सी लिख लोगे। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है बताओ फटाफट? लक्षद्वीप। ठीक है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, लिख लोगे, कर लेना। नेम आइलैंड ग्रुप जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में पाया जाता है, कौन है? अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर, कौन है जो हमारे सदर्न नेबर है? श्रीलंका एंड मालदीव। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal as compared to Gujarat, पूछ लिया आंसर रहा नहीं गया। But the watches show same time, कैसे? मिर्जापुर स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से हमने टाइम को सेट कर दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी पहले सन आ जाता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, करेक्ट? तो ईस्ट वाली साइड आगे होती है और सूरज ईस्ट से ही उगता है, तो जो ईस्ट में आगे है उसके यहाँ पहले पहुंच जाता है। तो अरुणाचल, समझ रहे हो ना? अरे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूमने का मतलब ये है कि जो ईस्ट वाली लोकेशंस हैं वो सन के सामने पहले आती है क्योंकि वो ईस्ट की तरफ से घूम रही है ना। तो मैं ऐसी हूँ, अब मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ तो ईस्ट इधर है, सन यही आने वाला है और मैं सन की तरफ ही बढ़ रही हूँ तो पहले मेरे घर आएगा ना सन। तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और ईस्ट ही रोटेट, जैसे अर्थ रोटेट करती है तो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा सन के सामने पहले आ जाता है क्योंकि वो ईस्ट की तरफ से ही रोटेट कर रही है अर्थ भी। अगर वेस्ट की तरफ से रोटेट कर रही होती तो पहले आ जाता गुजरात, है कि नहीं भाई? गुजरात और राजस्थान ऐसे है ना, ये अभी ये वेस्ट पे, ये ईस्ट पे है। अर्थ ईस्ट की तरफ से रोटेट कर रही है तो अरुणाचल पहले आ जाता है सन के सामने। अगर वेस्ट की तरफ से रोटेट करती तो गुजरात पहले आ जाता सन के सामने, समझ गए? तो पहले वहां सनराइज हो जाता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले होता है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो अर्थ है वो रोटेट करती है। लेकिन घड़ी सही समय दिखाती है बराबर, क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से सेट कर दिया उसको। The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. क्यों? Why? ये ट्रेड की वजह से, जो ट्रेड वाला पैराग्राफ है ना, कि इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो इंडियन ओशन में है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया श्रीलंका के भी करीब है, मालदीव्स के भी करीब है कि नहीं? इंडोनेशिया, सुमात्रा, इतने सारे आइलैंड कंट्रीज के करीब है। और वेस्ट से इंडिया कहाँ पे करीब है? अभी देखा था हम लोगों ने, पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया था, उस वहां से हमारा ट्रेड होता है। तो ट्रेड रूट के एकदम बीच में बैठा है ना इंडिया, तो इंडियन ओशियन में इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठे हैं क्योंकि हम वेस्ट की तरफ वालों से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं और ईस्ट की तरफ वालों से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? लिख लोगे? यस मैम। तो हमें इसमें ये लिखना है कि हम इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज इन द वेस्ट वी हैव near trade routes like Persian Gulf. In the east we have trade routes like साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट का नाम इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं। मलक्का स्ट्रेट वही है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में से जो लाइन गुजरती है ना पानी, उसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। वहां से वर्ल्ड का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, तो उसमें भी इंडिया पास में है और इंडिया में इस इंडियन ओशन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। तो ट्रेड वाले रास्ते पे एकदम हम बैठे हुए हैं, समझ गए? तो अगर हम अपने पानी को कंट्रोल कर लेंगे तो ट्रेड होना मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड के लिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अरे देख पा रहे हो? फिर से बताऊं क्या? ये देखो, ये है ये वाला, ये ऐसे, ये है इंडियन ओशन वाला इलाका, ये वाला जो मैंने येलो कर दिया है। अभी क्या होता है कि वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड इस लाइन से होता है। वो लोग यहाँ से लाते हैं अफ्रीका से सामान और यहाँ के थ्रू वो साउथ ईस्ट एशिया ले जाते हैं। हम यहीं पर ही तो बैठे हैं जो बीच वाले गोले में, तो हम इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ही तो हैं। अगर हम इस एरिया में से ट्रेड बंद कर देंगे तो वेस्ट और ईस्ट अर्थ आपस में मिलेंगे ही नहीं। वेस्ट वाले वेस्ट की तरफ रहेंगे, ईस्ट वाले ईस्ट की तरफ रहेंगे। ट्रेड कैसे होगा दोनों के बीच में? ट्रेड तो हम ही करा रहे हैं ना बेटा। समझ पा रहे हो? समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में स्टाइलिश में से फिर से बता दूंगी लिख करके, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन याद दिला देना बस।
तो आज के लिए जितना बाकी पड़ा वो समझ आया, क्वेश्चन भी हो गए, तो Yes, फटाफट ma'am. एक क्वेश्चन कर लेते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेने हैं। अगले क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बस ये ट्रेड वाला एक बार और बता दूंगी मैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर शुरू करेंगे? इसका ही कर लेते हैं, अगला कर लें, यस मैम। ज्योग्राफी नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।